हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, ये है हमारा लेक्चर एक और, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, एक और एनर्जी का टाइप है। जैसे पिछले वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझा था, उसी तरीके से आज के वीडियो में हम समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। चैप्टर हमारा कौन सा है? वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9 का फिजिक्स का। तो शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो हेडिंग डालते हैं पहले, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी का फर्स्ट वीडियो था, यानी हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, वर्क एनर्जी का लेक्चर नंबर 3 जो था, उसमें मैंने बताया था कि एनर्जी जो होती है वो कई सारे टाइप्स की होती है। एनर्जी होती क्या, पहले तो ये बताया था, फिर क्या होता है एनर्जी कितने टाइप्स की होती है वो बताया था। तो उसमें से हमारा एक टाइप होता है काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमने पिछले वीडियो में देख लिया। एक हमारा होता है उसका टाइप पोटेंशियल एनर्जी। और भी कई टाइप्स की एनर्जीज होती हैं, लेकिन ये दो हमारी मेनली हम जिनको स्टडी करते हैं, जिनका हम फॉर्मूला वगैरह देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चलो पहले सिचुएशन से इसको सॉल्व करने समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। इस ग्राउंड के ऊपर एक ब्रिक रखी हुई है, ब्रिक, ठीक है। ब्रिक मान लो या स्टोन मान लो, इस पे एक ब्रिक या स्टोन रखा हुआ है इस ग्राउंड पे, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं तो क्या ये ब्रिक जो है ये कोई भी वर्क डन कर पाएगी? ये ब्रिक जो है, मैं इस पे अपनी तरफ से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्या ये अपने आप कुछ वर्क डन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। भाई एक ब्रिक है, वो ग्राउंड पे रखी हुई है, तो वो अपनी तरफ से तो मूव कर नहीं सकती ना, उसको कोई फोर्स लगाए, या तो मैं इसे पुश करूं, ठीक है, या अपनी तरफ पुल करूं, मतलब मैं इस पे कोई फोर्स लगाऊं तभी मूव करेगी और तभी वर्क डन होगा। ये अपनी अपनी तरफ से कोई वर्क डन नहीं कर सकती, यानी ये अपनी तरफ से कोई वर्क डन नहीं कर सकती, यानी मैं ये कहूं कि इसमें वर्क डन करने के लिए वर्क डन करने की कैपेसिटी नहीं है इसके पास, और वर्क डन करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। यानी इस टाइम, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, जब ये ग्राउंड पे है, इस सिचुएशन में इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है किसी भी टाइप की, ठीक है, किसी भी टाइप की कोई एनर्जी नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस ब्रिक को यहां से हटाया और वहीं ब्रिक के पास में एक बिल्डिंग थी, ठीक है। जहां ब्रिक थी वहीं पे एक बिल्डिंग भी बन रही थी, बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। ठीक है, एक बिल्डिंग थी वहां पे। यहां पे जब ब्रिक थी ग्राउंड पे, तब वो कोई भी वर्क डन नहीं कर सकती थी, यानी उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी। अब मैंने क्या किया, उस ब्रिक को उठाया मैंने और इस बिल्डिंग के ऊपर गया रूफ पे, और यहां पे मैंने उस ब्रिक को रख दिया। उस ब्रिक को मैंने यहां पे होल्ड कर लिया, मतलब यहां पे ऊपर ले जाके रख दिया, रूफ पे, रूफ पे ले जाके मैंने रख दिया इस तरीके से। अच्छा, अगर अब मैं इस ब्रिक को छोड़ दूं, इस ब्रिक को मैंने जैसे ग्राउंड पे पड़ी हुई थी ऐसे मैंने यहाँ पे इसको ले जाके छोड़ दिया, तब क्या होगा? तब इसके पास एक कैपेसिटी है। यानी अब देखो, इस ब्रिक को अगर मैं बिल्डिंग पे ले जाके ऐसे छोड़ देता हूं, क्या होगा? दुनिया जानती है, सब जानते हैं, ये ब्रिक नीचे गिर जाएगी, ब्रिक नीचे आएगी। ध्यान से देखो, ब्रिक नीचे आई, यानी ब्रिक ने क्या किया? कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। भाई इसकी इनिशियल पॉइंट पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इनिशियल फाइनल के बीच में कुछ तो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा ना। और यहाँ पे एक फोर्स भी लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो कुछ वर्क डन होगा, यानी इसने कुछ वर्क डन किया। यहाँ पे इसने कुछ वर्क डन किया, वर्क डन किया मतलब इसके पास यहाँ पे कुछ ऐसा रहा होगा कि वर्क डन करने की इसके पास कैपेसिटी रही होगी कुछ, कि हाँ ये वर्क डन कर सकती है। वर्कडन करने की, वर्कडन किया ना इसने। यहां पे जब ये थी तब ये कोई वर्कडन नहीं कर सकती थी, लेकिन यहां पे जब ये तब ये वाला वर्कडन कर सकती है। यहां पे क्या होगा, जब ये नीचे गिरेगी वर्कडन होगा, एक वर्क होगा एक। ठीक है, अब ये मत कहना वर्क भी नहीं पता, वर्क क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, देख लो जाके। ठीक है, यानी इसको जब मैं ऊपर लेके गया तो इसके पास वर्क करने की कैपेसिटी आ गई। वर्क करने की कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। वर्क करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। ठीक है,
एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती थी वो किसी ऑब्जेक्ट में तब होती थी जब क्या होता, उसका मोशन हो रहा था, वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो, तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती थी, ठीक है। लेकिन जब ये ऊपर थी यहाँ पे, अभी मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ जब ये नीचे गिर गई, नीचे गिरने की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मैंने ऊपर ले जाके इसको रखा था यहाँ पे, जस्ट मैंने इसको रखा यहाँ पे, मैंने ऊपर ले जाके इसको यहाँ रख दिया, अब ये क्या है, ऊपर रेस्ट पे है, लेकिन इसमें वर्क डन करने की कैपेसिटी है, ये मार्कर है, ठीक है। अब ये यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इस ये अभी रेस्ट पे है, कहीं मूव तो नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, लेकिन इसको अगर मैं नीचे की तरफ इस तरीके से टिल्ट कर दूं अपने हाथ को, तो ये नीचे की तरफ वर्क डन करे, कुछ वर्क डन होगा यहाँ पे कुछ वर्क डन हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्क डन हुआ, लेकिन ये तो रेस्ट पे था, इसके पास वर्क डन करने की काइनेटिक एनर्जी तो नहीं हो सकती यानी, तो ये एक नई टाइप की एनर्जी थी इसके पास, जिसका नाम है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को हम एक हाइट पे ले जाते हैं, ग्राउंड से, ये तो हमारा ग्राउंड है, एक हाइट तक ले गए, हाइट तक, तो उसके पास क्या हुआ, एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट, उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, क्योंकि एनर्जी क्रिएट तो होती नहीं है भाई। अब एक चीज सोचो, जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा था, ग्राउंड पे थी ना इनिशियली, तो इनिशियली तो ग्राउंड पे थी, मैं इसको ऊपर लेके गया, यानी मैं अपनी तरफ से एक फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा हूं ना इसको ऊपर ले जाने के लिए, और इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा, भाई मैं एक फोर्स लगा रहा हूं अपनी तरफ से, ठीक है, ऊपर, और इसका एक डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी मैं क्या कर रहा था, जब मैं इसको ऊपर ले जा रहा था, तब मैंने भी तो वर्क डन किया, मैं इसको ऊपर लेके, यहां से मैं इसको यहां लेके गया, तो मैंने ये वर्क डन किया ना, वही वर्क डन जो था, जो मेरा वर्क डन था, वो इसने अपने अंदर स्टोर कर लिया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, जो मैंने वर्क डन किया वो इसने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लिया अपने अंदर। अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, वो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, वेरी सॉरी, इस पे जो मैंने वर्क डन किया, वर्क डन किया मैंने इस पे, इसको ऊपर ले जाते टाइम मैंने वर्क डन किया, वो वर्क डन इसने अपने अंदर स्टोर कर लिया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया वो वर्क डन इसके अंदर, इसके पास अब क्या आ गई यहाँ पे पीई, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अब इसके पास स्टोर्ड है, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा अपने हाथ से, जैसे अपने हाथ से इसका कांटेक्ट हटाऊंगा मैं, तब क्या होगा, इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये वर्क डन करेगी और ये नीचे आ जाएगी वापस से, कुछ डिस्प्लेसमेंट करके वापस नीचे आएगी, कुछ वर्क डन कर देगी, फिर से यहाँ पे फिर से कुछ वर्क डन हो जाएगा। एक वर्क डन तब हुआ था जब मैं इसको ऊपर ले जा रहा था, यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैं फोर्स लगा के वर्क डन किया, मैंने फोर्स लगाया ना और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो यानी मैंने कुछ वर्क डन किया, उस वर्क डन को इसने स्टोर कर लिया पोटेंशियल एनर्जी बना के, फिर बाद में इसने उस पोटेंशियल एनर्जी से दोबारा से कुछ वर्क डन हो गया, इस तरीके की यहाँ पे एक साइकिल चली, मैंने वर्क डन किया, उसके बाद वो पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गया, उसके बाद दोबारा से वो वर्क डन में कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी जो थी। डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बाद में और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे और इसका फॉर्मूला भी देखेंगे, साथ में क्वेश्चन भी कर लेंगे एक दो। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं हम, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन इट्स शेप is called potential एनर्जी। एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी ड्यू टू उसकी पोजीशन की वजह से, जैसे कि अभी हमने देखा उसकी पोजीशन को मैंने चेंज किया, पहले हॉरिजॉन्टल पे थी उसकी पोजीशन, फिर थोड़ी ऊपर आ गई, पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी आई, या फिर उसकी शेप को हमने चेंज किया, अभी इसका भी एग्जांपल देखेंगे कि शेप चेंज करने से क्या कैसे एनर्जी आती है, ठीक है, उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये तो डेफिनेशन हो गई। एनर्जी है तो यूनिट क्या होनी है, जूल होनी है, सबको पता है।
एनर्जी और वर्क डन ये दोनों एक ही चीज है, मतलब अलग अलग रूप मान सकते हैं हम इनको एक ही चीज का, ठीक है। वही एनर्जी वर्क डन बन जाती है, वही वर्क डन एनर्जी में बदल जाता है, ठीक है। और एनर्जी भी एक दूसरे में बदल सकती है, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल सकती है। जैसे कि देखो अभी क्या हुआ था, वो क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जब मैंने उस ब्रिक को ऊपर लेके गया बिल्डिंग के ऊपर ले जाके मैंने उसको रखा, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो अभी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो नीचे गिर रही थी, मान लो ये फॉल हो रही है नीचे की तरफ फॉल हुई, यानी कुछ मोशन किया उसने, नीचे की तरफ आई ना, कुछ मोशन किया, यानी जब वो ऊपर रखी हुई थी, रेस्ट पे थी, तब तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। जब वो नीचे आई तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वो पोटेंशियल एनर्जी जो थी उसके पास वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पे जो वर्क डन किया, ये जो वर्क डन किया था ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया वर्क डन कौन करता है, वर्क डन फोर्स करती है, कोई भी फोर्स होती है वही वर्क डन करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, जब बिल्डिंग के ऊपर ले जाता तब मेरा हाथ जो मैं फोर्स लगा रहा था वो वर्क डन कर रही थी, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। ये तो हमें समझ में आ गया कि पोजीशन चेंज करने से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है उसमें, ये नहीं समझ में आया कि शेप चेंज करने से कैसे होती है, इसको समझते हैं। और फिर ये भी देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे एक दूसरे में चेंज होते हैं, ठीक है। इसी एग्जांपल में मान लो छोड़ो, इतना डिटेल्ड ड्राइंग क्या बनानी, फिजिक्स का लेक्चर है, ड्राइंग का लेक्चर थोड़ी है। एक यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके का, ब्लॉक क्या है, डस्टर मान लो, ये डस्टर, मैंने इसको डस्टर को ले जाके यहाँ रख दिया, ये डस्टर है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको डस्टर को यहाँ रख दिया। अब क्या होगा, इस डस्टर से मैंने क्या किया, यहाँ पे इस डस्टर में से एक स्प्रिंग समझ में आता है ना, स्प्रिंग क्या होती है, स्प्रिंग तो पता है ना, स्प्रिंग क्या होती है, स्प्रिंग जिसको हम इस तरीके कंप्रेस करते हैं तो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाती है, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग। एक स्प्रिंग को मैंने इससे अटैच कर दिया, ये क्या हमारा ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। और ये क्या हमारी स्प्रिंग, ये क्या है हमारी स्प्रिंग है। अच्छा अब देखो, मान लो ये स्प्रिंग अभी ये इनिशियल स्टेट में, मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग पे इधर की तरफ मैंने फोर्स लगाया, मैंने इधर इसको अपनी तरफ पुश कर रहा हूं, मैंने इसको पुश किया, सॉरी पुल किया अपनी तरफ मैं इसको स्प्रिंग को पुल कर रहा हूं, तो स्प्रिंग को मैंने पुल किया इधर की तरफ, तब क्या होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कैसे चेंज आएगा, यही हमारा ब्लॉक है, इस तरीके से ये, यानी अब क्या हुआ, मैंने इसमें इधर लगा, इधर इसको अपनी तरफ पुल किया मैंने, तब क्या हुआ, ये स्प्रिंग जो है थोड़ी स्ट्रेच हो गई, स्प्रिंग क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई थोड़ी सी। अच्छा अब स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई, अब क्या होगा, अब अभी तक मैं फोर्स लगा रहा था, अगर मैंने अब इसको स्प्रिंग को एकदम से छोड़ दिया, यहां तक मैं इसको, यहां पे थी, इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे पुल करके लाया अपनी तरफ और फिर मैंने इसको छोड़ दिया, तब क्या होगा, ये स्प्रिंग वापस से उधर चली जाएगी, मैं इसको भाई इधर पुल करके लाया बड़ी मुश्किल से, तब ये ऐसी हो गई, फिर मैं जैसे ही इसको अपने हाथ से छोड़ दूंगा तब ये वापस से ऐसी हो जाएगी, अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। यानी अब एक देखो, जब ये यहां पे थी, यहां पे यानी इसकी मान लो एक पोजीशन यहां पे, इसको पोजीशन ए मान लो, ठीक है, पोजीशन ए, जब ये वापस आई यानी यहां पे, इसको बी मान लो, ए से बी तक आई ये जो स्प्रिंग है, यानी इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, और स्प्रिंग जो है, जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तब आपको ऐसा फील नहीं होता कि स्प्रिंग जो है वो भी आपको अपनी तरफ, अब क्या कह सकते हैं, जैसे कि आप स्प्रिंग को अपनी तरफ पुल कर रहे हो तो ऐसा नहीं लगता कि स्प्रिंग वापस जाना चाह रही है, ऐसा लगता है ना कि स्प्रिंग वापस जाना चाहती है ना, स्प्रिंग वापस जाना चाह रही है, यानी वो क्या कर रही है, एक उसके पास भी एक फोर्स है, वो
अगर हम उसको उसको क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेच कर रहे हैं, उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेच होना नहीं चाह रही, वो चाहती है कि वो वैसे ही अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन में रहे। तो यानी ये क्या कर रही है, ये स्प्रिंग जो है इधर की तरफ एक फोर्स लगा रही है, इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये स्प्रिंग क्या है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही है, एफ रिस्टोरिंग। और इसका ए से बी तक आई, ये देखो ना, यहाँ पे ए थी, यहाँ पे फिर ये बी तक आ गई नॉर्मल। अब मैं वो बात कर रहा हूं जब ये वापस आ गई, ठीक है, ए से बी तक आ गई, यानी इसने कुछ ए से बी तक एक डिस्प्लेसमेंट किया, एफ भी है डिस्प्लेसमेंट भी है। यानी मैं क्या कह सकता हूं, ये जो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स था, इसने एक वर्क डन किया। यानी मैं ये भी कह सकता हूं ना, स्प्रिंग ने एक वर्क डन किया। वैसे तो फोर्स करता है वर्क डन, लेकिन ये फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है, स्प्रिंग अप्लाई कर रही है ना ये फोर्स। तो यानी यहां पे एक वर्क डन हुआ, ठीक है, स्प्रिंग ने एक फोर्स लगाया और उस फोर्स ने वर्क डन किया। लेकिन स्प्रिंग के पास ये वर्क डन करने की कैपेसिटी आई कहां से, क्योंकि जब ये यहां पे थी इस पोजीशन में, अभी इस नीचे वाले को भूल जाओ, इसको बिल्कुल इमेजिनेशन से हटा दो, इस वाली पोजीशन में ना तो ये मूव कर रही है कुछ भी, ना कुछ, कोई भी वर्क, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई वर्क डन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे ये वर्क डन हो गया। अब ये स्प्रिंग के पास वर्क डन करने की कैपेसिटी आई कहां से, तो वो आई इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई इसके भी अंदर। कैसे, देखो, जब मैं इसको इधर स्ट्रेच कर रहा था, इधर अपनी तरफ पुल कर रहा था, तो मैं एक फोर्स लगा रहा था, मैंने बताया मैं इसको पुल कर रहा था अपनी तरफ। पुल क्या होता है, एक फोर्स होता है। और तब क्या हो रहा था, ये यहां से यहां चली गई। अब मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने इसको अपनी तरफ पुल करना शुरू किया, मैं इसको पुल कर रहा हूं, मैं लगा रहा हूं फोर्स, मैंने फोर्स लगाई, स्प्रिंग इधर की तरफ आ रही है मेरी तरफ, मैं जब तक फोर्स लगा रहा हूं तब तक, यानी इधर वो क्या कर रही है, इधर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी एक वर्क डन हो रहा है। वर्क डन कौन कर रहा है, ये फोर्स कर रही है जिसको मैं अप्लाई कर रहा हूं। वर्क डन वो फोर्स कर रही है जो मैं अप्लाई कर रहा हूं, मतलब ये भी कह सकते हैं ना नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में कि मैं ही वो वर्क डन कर रहा हूं, क्योंकि फोर्स तो मैं ही अप्लाई कर रहा हूं ना, मैंने ये वर्क डन किया। ये वर्क डन में करके स्प्रिंग को इस पोजीशन में ले तो आया, इस पोजीशन में ले आया मैं स्प्रिंग को वर्क डन करके। ये जो मेरा वर्क डन था, जो मैंने वर्क डन किया, ये वर्क डन इसमें काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ये जो मैंने वर्क डन किया ना यहाँ पे, ये क्या हो गया, वर्क डन हो गया। ये वर्क डन इसने अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी बना के स्टोर कर लिया, ये इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई स्प्रिंग के अंदर, ठीक है, जो मैंने वर्क डन किया था। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये दोबारा से वर्क डन कर देगी, इस पोटेंशियल एनर्जी से दोबारा से वर्क डन हो जाएगा। ये अब ये वाला वर्क डन हो गया, यानी अब यहां पे देखें तो क्या हुआ, पहले ये मैंने अप्लाई किया, एक्सटर्नल बोलते हैं इसको, डब्ल्यू एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल हूं ना मैं, इस स्प्रिंग के लिए तो एक्सटर्नल हूं ना, तो मैंने एक्सटर्नल ने जो वर्क डन किया, वो वर्क डन क्या हुआ, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। फिर बाद में उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इसने एक वर्क डन किया। तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ, इसमें हमने इसको किसी हाइट पे नहीं लेके गए, हम इसे ऐसा नहीं है किसी हाइट पे ले जाके रख दिया, ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, इसकी शेप चेंज कर दी, देखो ना इसकी शेप चेंज हो गई, यहाँ पे इसकी शेप अलग थी कुछ, यहाँ पे इसकी शेप कुछ स्ट्रेच्ड हो गई, हमने इसकी शेप को चेंज किया। इसकी शेप को चेंज करने की वजह से इसके पास एक एनर्जी आ गई, जो कि क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। कुल मिला के बात कहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी तब आती है जब हम उसको स्ट्रेच करें और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहता हो। अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आना चाहता तो उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं। मान लो स्प्रिंग वापस ही नहीं आना चाहती, तो मैं इसको, ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, तब क्या हो, ये वापस आना नहीं चाहती, यानी ये फोर्स कोई भी मतलब वापस नहीं आना चाहती, मतलब ये वाला फोर्स अप्लाई नहीं करेगी, ये वाला फोर्स अप्लाई करेगी ही नहीं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ही नहीं आना चाहती, तो काय की एनर्जी, कोई वर्क डन इसके पास कर, वर्क डन ये तब भी नहीं करेगी। मैं इसको कितना भी स्ट्रेच कर लूं, जब तक ये वाला फोर्स अप्लाई नहीं करेगी तब तक ये वर्क डन करेगी ही नहीं। वर्क डन नहीं करेगी तो मैं कैसे मान लूं कि इसके पास एनर्जी है। एनर्जी तो हम तब मानते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट के पास जब वो वर्क डन करके दिखाए हमको, तब हम कहेंगे कि हाँ इसमें एनर्जी थी है वर्क डन करने की। वो वर्क डन करने को तैयार नहीं है, मैं कैसे मान लूं उसके पास एनर्जी है, मैं नहीं मानता, ठीक है। तो यानी जब वो वापस आ जाए अपनी ओरिजिनल स्टेट में। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसी टाइप का, बो एंड एरो। बो एंड एरो,
बो एंड एरो। ये हो गया बो, ये हो गया एरो। वो हो गया बो, ये हो गया एरो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, बो, और ये है एरो। इस पोजीशन में जब ये यहां पे इस कॉन्फ़िगरेशन में है, तब देखो ये जो बो की ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये उस टाइम क्या रेस्ट पे है। इस कॉन्फ़िगरेशन जब ये ऐसा है, तब क्या यहाँ पे कोई भी मोशन होगा किसी भी टाइप का, कोई मोशन नहीं होगा, कोई भी मोशन नहीं होगा भाई, ये ऐसे ही रखा रहेगा, इस पे कोई मोशन होगा ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मोशन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं है, कोई एनर्जी भी नहीं है। यानी वर्क डन जब तक नहीं होता तब तक हम मानते ही नहीं है कि कोई एनर्जी भी थी। भाई वर्क डन करने के लिए एनर्जी जरूरी है, एनर्जी होगी तभी वर्क डन होगा। ठीक है, यानी यहां पे कोई भी एनर्जी नहीं थी किसी टाइप की। अब मैंने क्या किया, अब कुछ करते हैं इसमें। ठीक है, कुछ इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस लाते हैं। मैंने क्या किया, इसकी रोप को मैंने किया स्ट्रेच, इसकी ये जो स्ट्रिंग थी ना, इसकी ये जो स्ट्रिंग थी, इसको मैंने स्ट्रेच किया। इसकी स्ट्रिंग को जब मैंने स्ट्रेच किया जब मैंने, तब क्या हुआ, जब मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, देखो स्ट्रेच में, देखो स्ट्रेच कर रहा हूं, यानी मैं अपनी तरफ इसको पुल कर रहा हूं, इसकी स्ट्रिंग को मैं अपनी तरफ पुल कर रहा हूं। इसकी ये जो स्ट्रिंग है, इसको मैंने यहां से, पहले यहां पे थी ना, और बो भी, इसकी शेप भी कुछ अलग थी। ये जो बो है हमारा, इसकी शेप भी कुछ अलग थी। अब ये थोड़ा सा इधर की तरफ कंप्रेस टाइप का सा हो गया। ठीक है, उस टाइम जब मैंने इसको स्ट्रेच किया अपनी तरफ, ठीक है, अपनी तरफ मैंने इसको पुल किया अपनी तरफ। मैं पुल क्या होता है, फोर्स होता है, यानी मैंने अपनी तरफ एक फोर्स लगाई, इस पे मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाई इधर की तरफ, एफ एक्सटर्नल, मैं तो एक्सटर्नल हूं ना, मैंने एक फोर्स लगाई। ठीक है, ये रोप पहले यहां पे थी, यहां पे कहीं थी ये रोप पहले। अब इसने एक डिस्प्लेसमेंट किया और ये रोप आ गई यहां पे, रोप यहां पे आ गई ना, यहां तक स्ट्रेच होके आ गई ना ये जो रोप है, यानी इसने एक डिस्प्लेसमेंट भी हो गया यहाँ पे, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी वर्क डन हो गया। अब इस पे एक वर्क डन हो चुका है। इस बो एंड एरो का जो सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है, इस पे एक वर्क डन हुआ, जो कि किसने किया, इस फोर्स ने किया, जिसको मैंने अप्लाई किया था। इस फोर्स को मैंने अप्लाई किया था, इस फोर्स ने एक वर्क डन कर दिया। ये जो वर्क डन है जो मैंने किया, ये इसने अपने अंदर स्टोर कर लिया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इसने अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी बना के उसको स्टोर कर लिया उस वर्क डन को। अच्छा, अब क्या होगा, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर किया, यानी अभी पोटेंशियल एनर्जी में कैसे मान रहा हूं, क्योंकि जब मैं, अगर मैंने मान लो इस रोप को मैं इसको छोड़ देता हूं, ये जो रोप मैंने स्ट्रेच की थी, ऐसे स्ट्रेच किया और फिर मैंने इसको छोड़ दिया, तब क्या होगा, ये एरो जो है ये आगे की तरफ जाएगा, ये जाएगा आगे की तरफ, आगे की तरफ जा रहा है, यानी ये बहुत स्पीड से गया। मान लो मैंने इसको जैसे छोड़ा, ठीक है, ये बहुत स्पीड से आगे गया, स्पीड यानी स्पीड हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी किस में होती है, मोशन में, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, मोशन हो गया, यानी यहाँ पे मोशन हो गया। इसके पास मास तो होगा, कुछ ना कुछ मास है, वेलोसिटी है, 1/2 mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, यानी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, ये अब यहाँ पे इसके पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन याद है, अगर मान लो ये पोटेंशियल, मैं कह रहा हूं, अभी तो मैंने बता दिया कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मान लो मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी ना होती, मान लो पोटेंशियल एनर्जी भूल जाओगे, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर क्वेश्चन ये आता ना कि यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गई, क्योंकि एनर्जी क्रिएट तो हो नहीं सकती, ये कहां से आ गई, तो इसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होना जरूरी है ना, यहाँ पे कुछ एनर्जी रही होगी, तभी ये काइनेटिक एनर्जी आई बाद में। ठीक है, यहाँ पे यानी वो एनर्जी क्या है, अब देखो यहाँ पे एक एनर्जी रही होगी, यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली, अगर हम देखें तो इसकी जो बो था, इसकी पोजीशन कुछ इस टाइप की थी, यहां से ये कहीं जा रहा था, ठीक है, फिर ये यहां से निकल के कहीं इधर जा रहा था। इसकी पोजीशन को मैंने क्या किया, इसकी पोजीशन को मैंने चेंज किया, पोजीशन को चेंज नहीं किया, सॉरी, इसकी शेप देखो, पहले इसकी शेप अलग है,
फिर मैंने इसकी शेप को चेंज कर दिया, इसकी शेप को चेंज किया, शेप को चेंज करने की वजह से कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसमें क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। स्टोर कैसे हुई, जो मैंने वर्क डन किया, ये जो वर्क डन हुआ, ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी बन गया, और फिर बाद में ही पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी बन गई। ठीक है, ये यहां पे पूरा किस्सा हुआ। और भी कई एग्जांपल ले सकते हैं हम। एग्जाम्पल कई सारे, अब लेने को एग्जाम्पल इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एग्जाम्पल है। ठीक है, दोनों की, वो बिल्डिंग पे जो रखा था कुछ उस टाइप के भी किसी हाइट पोजीशन पे चेंज कर दिया, या फिर उसकी शेप चेंज कर दिया, कई सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इतने एग्जाम्पल को वीडियो बनाएंगे, वीडियो बन जाएगी। इनफाइनाइट एग्जाम्पल है तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा फिर उनको बताने में, है ना, तो वो तो हम कर नहीं सकते। अपनी तरफ से एग्जाम्पल ढूंढो और कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक और टर्म्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मतलब वर्ड हैं तो उनको मतलब बता देता हूं। जब किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से स्टोर होती है, भाई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर दो कारणों से होती है, एक तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, एक उसकी शेप चेंज हो जाए। एग्जाम में नहीं आएगा, बस मैं ऐसी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं। एक तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, एक उसकी शेप चेंज हो जाए, दो ही कारणों से पोटेंशियल एनर्जी आती है। जो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से आती है, याद रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से आती है, वो भी कौन सी पोजीशन, जैसे मैं उसको अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ले गया था, यहाँ पे किसका रोल होना चाहिए, ग्रेविटी का। हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क डन करें और उसकी पोजीशन चेंज कर दें, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बस टर्म है, बस ऐसे दिमाग में याद रख लेना, चाहो तो ना भी रखो। ठीक है, शेप, अब उस जैसे कि स्प्रिंग के केस में था, स्प्रिंग के केस में क्या था, उसकी शेप चेंज हो गई, बो एंड एरो के केस में भी उसकी शेप चेंज हो गई थी, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम बोल देंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक, देखिए इलास्टिक क्या होती है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं, वो वापस अपनी उसी पोजीशन उसी शेप में आ जाती है। उसको हमने स्ट्रेच किया, अरे रबर बैंड ले लो, रबर बैंड क्या होता है, हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं और वो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता है, अपनी उसी शेप में आ जाता है और हमारे हाथ में लगा देता है। तो रबर बैंड क्या होता है, इलास्टिक है वो भी, तो यानी उसकी क्या किया हमने, शेप को चेंज किया, हम उसमें फोर्स लगा रहे थे, हमने उसमें फोर्स लगाया, यानी हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो स्ट्रेच हो गया ना, तो यानी डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या है, यानी वर्क डन हो गया। वो वर्क डन उसने स्टोर कर लिया अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी बना के, क्योंकि उसकी शेप चेंज हुई है, पोटेंशियल एनर्जी बना के स्टोर कर लिया, यानी उसके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने ये भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तो बताया कि पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर तभी आती है जब वो अपनी शेप में, जो उसकी इनिशियल शेप थी, उसमें वापस आना चाह रहा हो। मतलब अगर मैं बताता हूं, वो स्प्रिंग अगर वापस नहीं आना चाह रही होती, मान लो वो स्प्रिंग जो थी वो वापस ही ना आना चाहे, ठीक है, या फिर ये बोझ होता है ये अपनी शेप में वापस आना चाहे, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगाएंगे। रिस्टोरिंग फोर्स मैंने बता दिया ना, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम उसकी शेप चेंज करते हैं तो वापस अपनी शेप में आने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, फिर से एक बार वही कारण जो पिछले वीडियो में हुआ था, वीडियो रोकने का, लाइट का जाना। मैं बता रहा था कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हम उसमें तभी करेंगे ना, पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हुई है जब वो वर्क डन करे, कुछ वर्क डन तो करके दिखाए हमको, या फिर कुछ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कोई दूसरे टाइप की एनर्जी हमको देखने को मिले, तो यानी वर्क डन वो करके दिखाया हमको। ठीक है, वर्क डन करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, एक वर्क डन का होता है जब कोई फोर्स होती है, ठीक है, तो एक यानी वो रिस्टोरिंग फोर्स उसके पास हो। रिस्टोरिंग फोर्स क्या, हमने उसकी शेप को चेंज किया, वो कह रहा है कि मुझे अपनी शेप चेंज नहीं करनी, हम जबरदस्ती कर रहे हैं, वो कह रहा है नहीं करनी, वो वापस आना चाह रहा है, तो वो जो वापस आने के लिए जो फोर्स लगाया वो होगी रिस्टोरिंग फोर्स। तो इलास्टिक जो होता है सब्सटेंस, इलास्टिक सब्सटेंसेस उन्हीं को बोलते हैं हम जिनके पास रिस्टोरिंग फोर्स हो, जो अपनी शेप को चेंज ना होने दो आसानी से, उनकी शेप को चेंज करने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़े, और वो एक रिस्टोरिंग फोर्स भी लगाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इलास्टिक सब्सटेंसेस, और उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने बस टर्म्स एक्सप्लेन कर दी, इनका कोई खास यूज नहीं है ऐसा। अब देखते हैं फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का।
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल उसी एग्जांपल से देखेंगे जो हमने पहले यूज किया था। हम क्या किया था, एक बिल्डिंग के ऊपर एक ब्लॉक था, उसको बिल्डिंग के ऊपर ले गए थे, एक ब्रिक को, ठीक है। उसी एग्जांपल को लेते हैं दोबारा। ये रही हमारी बिल्डिंग। बिल्डिंग बनाना कितना आसान है ना, कितना आसान काम है बिल्डिंग बनाना, ऐसे ही मार्कर चला दो बिल्डिंग बन जाती है। ये रही वो ब्रिक छोटी सी, और ये रही वो ब्रिक जब वो ऊपर ले गया था मैं उसको, ठीक है। ये रही वो ब्रिक बाद में। अच्छा, इनिशियली तो वो यहां थी, यानी इनिशियल तो यहां थी, ठीक है। अब देखो इनिशियल सबसे शुरुआत में, सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में तो वो नीचे रखी हुई थी ना, फिर बाद में मैं उसको फोर्स लगा के ऊपर ले गया, जिससे क्या, फोर्स लगा के मैं उसको ऊपर ले गया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब देखो भाई, मैंने जो फोर्स लगाई वो फोर्स तो चलो एक अलग फोर्स हो गई, ठीक है, वो तो एक, चलो उसको अभी मैं हटा देता हूं। ध्यान से देखो, एक और फोर्स भी तो है यहाँ, ग्रेविटी। एक ग्रेविटी भी तो है यहाँ पे, एक फोर्स। ग्रेविटी एक फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स है ना ग्रेविटी, और ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसको मैं ऊपर लेके गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, ये साइन का फर्क आएगा बस। जो मैंने जो फोर्स लगाया ना, अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, जो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल था, वो एफ एक्सटर्नल इस ग्रेविटी जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसकी लग रही होगी यहां से यहां तक, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगी उसका अपोजिट होगा, मतलब उस पे नेगेटिव साइन लगा दो तो ये एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगी, या फिर इस पे माइनस साइन लगा दो तो ये आ जाएगी। माइनस साइन क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो बस माइनस नेगेटिव साइन का फर्क होगा, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। जो यहां से यहां तक ग्रेविटेशनल है, और जो यहां से यहां तक जो मैंने एफ एक्सटर्नल लगाया, तो मैं कोई सी भी फोर्स ले सकता हूं, क्या फर्क पड़ता है, दोनों जब बराबर है मैग्नीट्यूड में। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है हमारी। स्केलर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन नहीं देखना होता, ठीक है। एनर्जी हमारी, एनर्जी और वर्क डन, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इनमें हमें डायरेक्शन नहीं देखना। तो ये देखो, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी यहां पे एक वर्क डन हुआ होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, G मल्टीप्लाइड बाय S, G मल्टीप्लाइड बाय S, G मल्टीप्लाइड बाय S, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, अरे एक गड़बड़ हो गई, हाँ, मैं यहाँ पे G नहीं लिख रहा, G तो भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ तो मैं FG लिखूंगा, ये गड़बड़ हो गई थी ना, FG मल्टीप्लाइड बाय ये, G तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, FG फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, सिंबल में कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, ये आ गया हमारा वर्क डन, ये वर्क डन हो गया। अब देखो बाद में जाके क्या हुआ था, ये जो वर्क डन मैं कर रहा था, या फिर यहाँ पे जो वर्क डन हुआ, वही वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी बन गया था, ये जो वर्क डन हुआ यही वर्क डन जाके पोटेंशियल एनर्जी बन गया, यानी ये वर्क डन जो है यही तो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी वो क्या है, फोर्स ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो इस बिल्डिंग की हाइट जो है, बिल्डिंग की हाइट है हमारी h, बिल्डिंग की हाइट जो है वो हमारी h है, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है भाई, ये तो नीचे से बिल्कुल ऊपर तक गया है ना, तो यानी ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी h के बराबर होगा, ये तो यहां पे तो मैं सीधे h लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है जो बिल्डिंग की हाइट है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करो, क्या है हमारा, फिजिक्स में दो ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में दो ही फॉर्मूले सबसे ज्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है, एक तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, और दूसरा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये दो ही फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के, ठीक है, F इज इक्वल टू ma और E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। F इज इक्वल टू ma पे आते हैं, F इज इक्वल टू ma, यानी ये फोर्स है, फोर्स किससे बना होता है, एक तो मास होता है और एक होता है एक्सेलरेशन,
फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन भी तो ग्रेविटी की वजह से ही होना चाहिए। फोर्स ग्रेविटी की वजह से है तो एक्सेलरेशन भी तो ग्रेविटी की वजह से ही होगा कुछ ना कुछ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या किससे डिनोट करते हैं? जी से। जी यानी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है इज इक्वल, फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू एम होता है। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू मास। मास तो चेंज नहीं होगा ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मास नहीं चेंज होता, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उसको हम जी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे। ग्रेविटेशनल चैप्टर का पार्ट है। एफ जी की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पे, ठीक है। अगर इस पोटेंशियल एनर्जी वाली इक्वेशन में मैं एफ जी की वैल्यू ये वाली पुट कर देता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन के आती है? इज इक्वल टू एम मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय बिल्डिंग की हाइट, जो यानी डिस्प्लेसमेंट था, एम जी एच, यानी पीई इज इक्वल टू एम जी और एच। तो ये निकल के आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तुम्हारे सिलेबस में वो स्प्रिंग वगैरह वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन आएंगे। ऊपर लेके गए बिल्डिंग के, अब उसके ऊपर पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? उस ब्लॉक का मास, इसका कुछ मास होगा m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है 9.8। क्वेश्चन में अगर दे रखा होता है कि क्वेश्चन में 10 दे रखा होता है कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 मान लो, 9.8 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो 10 दे देता है कि 10 मान लो, चलो इसे, ठीक है। और बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी होगी वो, उसको अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाला मैं बता सकता हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है स्प्रिंग वगैरह वाला। इसको इरेज करें, ठीक है। नोट नहीं किया तो वीडियो में वापस जाके नोट कर लो। जितने भी हमारे स्प्रिंग्स होते हैं, जितने भी इस यूनिवर्स में जितने भी स्प्रिंग हैं, जितने भी हमारे पास स्प्रिंग है ना, उन स्प्रिंग के पास एक उनकी प्रॉपर्टी होती है, एक उनकी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम एक नंबर से डिनोट करते हैं। उनके पास एक प्रॉपर्टी है कि वो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, लेकिन हर स्प्रिंग अलग अलग होती है, कोई कम रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है, कोई ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है। तो उसको लिए हमें उसको एक नंबर दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है? एक नंबर होता है, इसको के से डिनोट करते हैं, के से, के, ठीक है, सिंबल इसके लिए, फोर्स कांस्टेंट के लिए। स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच किया, ये मान लो ये स्प्रिंग है, अब मैंने क्या किया? इसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच कर दिया मैंने इस स्प्रिंग को, तो ये इसका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो स्प्रिंग जो है जो यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही होगी, वो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? के एस, के मल्टीप्लाइड बाय एस, ठीक है, के मल्टीप्लाइड बाय एस। फोर्स कांस्टेंट जो कि हमारा के था, जो हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है अपना, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो उसमें दे रखा होगा, ठीक है। और उसका डिस्प्लेसमेंट जितना हमने उसको स्ट्रेच किया है, यहां से यहां तक मैंने उसको स्ट्रेच कर दिया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको मल्टीप्लाई करते हैं के मल्टीप्लाइड बाय एस, के मल्टीप्लाइड बाय एस। पता है ना, जब बीच में कुछ नहीं लिखा हो या फिर डॉट लगाओ तो उसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, के मल्टीप्लाइड बाय एस, ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, ये तो हो गया रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स तो यानी मिल गया। अब यानी पोटेंशियल एनर्जी, भाई ये जो वर्क, अब ये कुछ वर्क डन करेगी ना वापस आने में, वो वर्क डन कहां से आएगा? पोटेंशियल एनर्जी से आएगा। यानी अगर हम ये वर्क डन निकालने के बाद में कितना वर्क डन करेगी, हमने यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। एक्चुअल में यहाँ पे माइनस साइन भी आता है एक, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, अभी हमें सिर्फ समझना है और सिलेबस में हमारे में है भी नहीं, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया फोर्स, फोर्स को मल्टीप्लाई किससे करते हैं? डिस्प्लेसमेंट से। ये रहा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से इसमें मल्टीप्लाई कर देना फोर्स में, तो उस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। लेकिन 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 ये तभी, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, इस तरीके से हम काम तभी ले सकते हैं
जब कोई और एनर्जी ना हो, मान लो यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती, भाई काइनेटिक एनर्जी तो दोनों ही केस में होगी ना, हो सकता है वो वर्क डन ना पूछ के काइनेटिक एनर्जी पूछे, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी में भी तो कन्वर्ट होगा। और हो सकता है मान लो ये स्प्रिंग है, यहाँ पे कुछ हीट भी जनरेट हो रही हो, हीट एनर्जी भी बन रही हो, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो, केमिकल एनर्जी हो, कुछ भी एनर्जी तो बहुत टाइप की है ना, तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है यहां से यहां तक हम लेके गए तो इसने हमने इस पे वर्क डन किया, लेकिन ये जो वर्क डन था ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, मान लो हीट एनर्जी रिलीज हो गई एटमॉस्फेयर में, हमने इस पे वर्क डन किया, वो हीट में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ही नहीं हुई इसके अंदर, ठीक है, समझ रहे हो ना। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स तुम्हारे सिलेबस में है, दूर दूर तक नहीं है तुम्हारे सिलेबस में इतना कॉम्प्लेक्स, दूर दूर तक नहीं आएगा सिलेबस में, वही क्वेश्चन आएगा जो बिल्डिंग वाला था, यही फॉर्मूला लगेगा एनजीएच। ये भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी रेयर केस है, ये तो कंपटीशन का भी रेयर केस, सोचो अब इसके चांसेस कितने कम है आने के, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए पोटेंशियल एनर्जी के। अच्छा, पिछला वीडियो जो मेरा काइनेटिक एनर्जी का था उसमें मैं एक टॉपिक बताना भूल गया कॉम्पिटिटिव का, कॉम्पिटिटिव की बात चल रही है, ये भी उसी लेवल का क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा चलो वो भी बता देता हूं। एक थ्योरम होती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लो, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा था, कोई भी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, यहां पे इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी के ई इनिशियल, और यहां से यहां तक जाने में इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो इंक्रीज कर गई, ठीक है, इंक्रीज कर गई, ठीक है, मतलब इसने, ये कार थी मान लो, अब इसने क्या किया, कार ने क्या किया, एक्सेलरेटर दबाया, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी बन गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। अब भाई ये नई काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, भाई इससे कुछ ज्यादा हो गई ना, ये बढ़ गई, तो अपने आप कैसे इंक्रीज हो गई, क्योंकि क्रिएट तो हो नहीं सकती, तो यानी ये जो कार है इसने कुछ वर्क डन किया यहां से यहां तक जाने में, वो वर्क डन कितना होगा, तो यही बताती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम, कि अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, कुछ पहले हो सकता है कम हो गई, ऐसा भी जरूरी नहीं है बढ़ रही हो सकता है कम हो गई हो, यहाँ पे ज्यादा थी, इसने ब्रेक लगाया और फिर क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो ब्रेक लगाने पे भी इसने कुछ वर्क डन तो किया ना भाई, कोई भी चीज तुम्हारी तरफ तेजी से आ रही है उसको तुम्हें स्पीड उसकी कम करनी है, तब भी तो तुम्हें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाया और कुछ डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, तो वर्क डन तब भी होगा, तो वर्क डन कितना होगा, तो ये बताती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या कहती है ये, वर्क डन जो होगा वो होगा इन काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, ये मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन के, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, ठीक है, इसमें अब ये कितना चेंज हुआ, चेंज निकालना है, यहां पे मान लो 1 थी, यहां पे 2 हो गई, चेंज कितनी हो गई, 1 चेंज हो गई, 1 1 यहां पे 1 जूल थी, यहां पे 2 जूल हो गई, तो टोटल चेंज कितना हुआ, 2 माइनस 1 कर देंगे, 1 जूल चेंज हुआ, यानी यहां पे 1 जूल का चेंज हुआ, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स वैल्यू लेते हैं, यहां पे 2 जूल थी, यहां पे 7 जूल हो गई, ठीक है, अब इसमें अगर बात करूं यहां से यहां तक चेंज कितना हुआ, तो वो हुआ 5 जूल का चेंज, 5 जूल का यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक, तो वर्क डन जो होगा वो ये 5 जूल जो है ये इसका वर्क डन है, ये बताती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये भी कॉम्पिटिटिव लेवल में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, इस पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। और चेंज को मैं बता देता हूं, चेंज को हम एक और तरीके से लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिखते थे, एक तो होता था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एक होता था डेल्टा वी, डेल्टा वी भी तो लिखते थे, तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा, ये डेल्टा किसके लिए होता है, चेंज के लिए, के ई, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेम चीजें हैं दोनों, ठीक है, क्या है दोनों, वर्क एनर्जी थ्योरम,
क्या कहती है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो बस यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब अगले वीडियो में थोड़ी और जो बची कुची टाइप की एनर्जीज हैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से वो बनती हैं, कहाँ पे यूज होता है, किस क्या क्या उनके इफेक्ट्स होते हैं, वो सब एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। थैंक यू।